हेलो गाइस, PT 365 अपडेटेड क्लासरूम में आपका स्वागत है। ये हमने जो कवर कर लिया था वो पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमी पहले लेक्चर्स में कवर कर लिया था। पूरी प्लेलिस्ट है PT 365 अपडेटेड मटेरियल 2021 की, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एनवायरनमेंट से। तो आप जैसे कि देख सकते हो, एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और रिपोर्ट्स हैं बहुत सारी, तो उसको हमें कवर करना पड़ेगा। कोशिश करते हैं आज जितनी कवर हो सकती है। इसके भी लेक्चर्स आएंगे बहुत एनवायरनमेंट के, एक लेक्चर में ये कवर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला है वो है क्लाइमेट चेंज। एनवायरनमेंट का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का जो पहली न्यूज़ है वो है क्लाइमेट रेजिलियंस ग्रेन्स। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनानिमसली अप्रूव करा है रेजोल्यूशन जो स्पॉन्सर करता है इंडिया का, और ये डिक्लेयर कर रहा है 2023 एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स एक ग्रुप ऑफ स्मॉल सीडेड ग्रासेस होते हैं जो कि ग्रोन होते हैं सीरियल्स, क्रॉप्स या ग्रेन्स से, और ये ह्यूमन फूड और फूडर के लिए बहुत ही काम आता है। मेजर क्लासिफिकेशन जो है, मेजर मिलेट्स होते हैं और माइनर मिलेट्स होते हैं, डिपेंड करता है उनका ग्रेन साइज कितना है। मेजर मिलेट्स में ज्वार आता है जिसको सोरगम बोलते हैं इंग्लिश में, पर्ल मिलेट होता है बाजरा हिंदी में, फिंगर मिलेट रागी होता है। माइनर में आ जाता है फॉक्सटेल, लिटिल, कोडो, पोर्सो एंड बर्न यार्ड मिलेट। सूडो मिलेट्स में आता है अमरनाथ, राजगिरी और सेकंड है बकवीट, कुत्ता। ये पार्ट नहीं होते बॉटैनिकल फैमिली के, जो कि बिलोंग करते हैं ट्रू ग्रेन्स, बट इनका न्यूट्रिशन सिमिलर होता है और ये सिमिलर ग्रेन्स यूज़ करते हैं। मिलेट्स क्या है इंडिया में, इसके बारे में जान लेते हैं। इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मिलेट्स का होता है और ये वर्ल्ड का जो शेयर है वो 41% ग्लोबल मार्केट शेयर है। यहाँ पे 2017-2018 के टाइम पे क्या हुआ था, मैक्सिमम एरिया अंडर मिलेट्स जो है वो राजस्थान में है, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर कर्नाटका में। मेजर मिलेट्स जो ग्रो करे जाते हैं वो खैरिफ सीजन में कराए जाते हैं। खैरिफ सीजन जिनको नहीं पता है वो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक होता है। इसमें पर्ल मिलेट्स आते हैं, फिंगर मिलेट्स आते हैं, रागी आती है, सीरियल्स आते हैं और ज्वार रहते हैं जो खैरिफ क्रॉप्स होते हैं। मिलेट्स मेनली जो एरिड या सेमी एरिड रीजन में ग्रो होते हैं इंडिया में। करें मैप पे, तो मैप है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसमें आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, फिर येलो में है महाराष्ट्र, फिर 1 to 10% की बात करें तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, और फिर लेस देन 1% हर जगह। मिलेट्स के हेल्थ बेनिफिट क्या है? ये फाइट करता है माल न्यूट्रिशन से, रिच इन फाइबर होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं और न्यूट्रिशन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड है ये ग्लूटेन फ्री है, तो मतलब जो इनको डायबिटीज़ है वो मतलब बहुत ही बढ़िया रहता है उनके लिए। सेकेंड है ये एंटी कैरोजेनिक होते हैं और एंटी हाइपरटेंसिव फूड होते हैं। इसका मतलब है ये प्रिवेंट करते हैं ओबेसिटी और हार्ट डिजीज़ को। सेकेंड है ये रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन और इम्प्रूव करता है डाइजेशन को। इकोलॉजिकल बेनिफिट, मिलेट क्रॉप जो होते हैं वो सिक्वेस्टर कार्बन से होते हैं जो एटमॉस्फेयर में मतलब इतना ही ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करते। जो पैडी फील्ड्स होते हैं वो एमिट करते हैं मीथेन, ग्रीन हाउस गैस। लेस वाटर इंटेंसिव होते हैं, यहाँ पे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। एक राइस प्लांट को रिक्वायर होता है 2.5 टाइम्स अमाउंट, जो कि रिक्वायर्ड मतलब बहुत ज़्यादा ही 2.5 टाइम्स अमाउंट रिक्वायर्ड है उनको एज़ कम्पेयर टू द सिंगल मिलेट प्लांट जो बहुत वैराइटीज़ में आता है। नेक्स्ट है ये ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं, हीट रेजिस्टेंट क्रॉप्स होते हैं, हार्डी होते हैं, जो जनरली पेस्ट और डिजीज से बचे रहते हैं। ग्रो हो सकते हैं एरियाज जहाँ पे लेस रेनफॉल है, 350 mm से कम की रेनफॉल वहाँ पे ग्रो हो सकते हैं। कल्टीवेशन साइकिल जो कंप्लीट होता है 70 से 100 डेज का होता है। ग्रो हो सकते हैं लो फर्टाइल सॉइल पे और रिक्लेम कर सकते हैं सॉइल को। इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करें तो मिलेट्स फर्माइन रिजर्व्स बोलते हैं इनको भी, क्योंकि इनका जो बहुत ही शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होता है 65 डेज़ का, और ये अगर सही से रखो तो 2 साल तक भी जा सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट होती है यहाँ पे, प्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और इनको रिक्वायर नहीं होता केमिकल फर्टिलाइज़र। स्मॉल मिलेट्स जो होते हैं वो ड्राई लैंड डिस्ट्रिक्ट में भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कर्नाटका जिसमें रिक्वायरमेंट है 5000 एकड़ की। हाई डिमांड रहते हैं एक्सपोर्ट के लिए। FO के ये
FAO एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से जो ग्लोबल मिलेट प्रोडक्शन है वो एस्टिमेट होती है 28.4 मिलियन मैट्रिक टन। 2019 का डेटा ये। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है जो प्रमोट करते हैं मिलेट प्रोडक्शन। सबसे पहला पॉइंट है इनिशिएट करते हैं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, जो कि होता है इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन, INSIMP। लॉन्च हुआ था 2011-12 में। प्रमोट करता है मिलेट जो न्यूट्री सीरियल्स पे होता है, एनहांस करता है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, और ये पार्ट है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का। इसके अलावा इंटीग्रेटेड सीरियल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं कोर सीरियल के, जो कि आते हैं मैक्रो मैनेजमेंट एग्रीकल्चर स्कीम के अंडर, जो इंक्रीज करते हैं ओवरऑल प्रोडक्टिविटी स्पेसिफिक क्रॉप बेस्ड सिस्टम पे। गवर्नमेंट अलाउ करती है इंक्लूजन न्यूट्री सीरियल्स का जो PDS में होता है, और मिड डे मील स्कीम भी यहाँ पे होती है। गवर्नमेंट कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रही है, इंक्रीज कर रही है MSP मिलेट्स की, जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी जैसे चीज़ आते हैं, ताकि वो इंसेंटिव दे फार्मर्स को कि वो ग्रो करें मिलेट्स ड्रॉट प्रोन एरियाज़ में। गवर्नमेंट ने 2018 में ये डिक्लेयर किया था नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स होगा, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा थी। रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे दिंदोरी मॉडल है मिलेट्स का। ये एक इंटरनेशनल फंड है एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट का, जिसने सपोर्ट करा था, इनिशिएट करा था, रिवाइव करा मिलेट्स को, कोडो और कुट्टू की कल्टीवेशन, जो कि हुआ था दिंदोरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये इनेबल करता है ग्रुप ऑफ फार्मर्स को ग्रो करे कोडो बार्स, जिसमें कंटेन होते हैं 33.4 मिलेट्स, जो कि सप्लाई होता है आंगनवाड़ी सेंटर्स में मध्य प्रदेश में। जो प्रोजेक्ट है हेल्प करता है मीटिंग न्यूट्रिशनल गोल्स, फाइट करता है मैल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रंस, रिवाइव करता है मिलेट कल्टीवेशन। क्रॉप ईल्ड की बात करो तो 1.5 से लेकर 2 टाइम्स हायर होते हैं देन बिफोर। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल क्लाइमेट वनरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिलीज करा एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है क्लाइमेट वनरेबिलिटी एग्रीमेंट फॉर अडेप्टेशन प्लानिंग इन इंडिया, जो यूज़ करता है कॉमन फ्रेमवर्क। इस रिपोर्ट के हिसाब से ये कैरी आउट करता है करंट क्लाइमेट स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल वनरेबिलिटी असेसमेंट जो इंडिया के लिए होता है, और ये बिल्डिंग कैपेसिटी लाता है स्टेट्स के लिए ताकि वो कैरी आउट करे वनरेबिलिटी असेसमेंट, और ये यूज़ करता है कॉमन मेथोलॉजिकल फ्रेमवर्क बेस्ड रहता है ऑल इंडिया असेसमेंट। ये रिपोर्ट आइडेंटिफाई करता है जो मोस्ट वनरेबल स्टेट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं इंडिया में, और इसका यहाँ पे करंट क्लाइमेट रिस्क भी आता है। मेन ड्राइवर्स जो वनरेबिलिटी के होते हैं वो यूज़ करते हैं वनरेबिलिटी इंडेक्स। असेसमेंट बेस्ड रहता है सेट ऑफ कॉमन इंडिकेटर्स में और कॉमन मेथोलॉजी के बेसिस पे। यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो कैरी आउट करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल वनरेबिलिटी असेसमेंट इंडिविजुअली, और जो एसेंशियल प्रायोरिटाइज इन्वेस्टमेंट है वो क्लाइमेट अडेप्टेशन में होता है। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है स्टेट्स की, यूटी गवर्नमेंट की, जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज पे बेस होती है, और यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स को बहुत ही हेल्प मिलती है, वो अप्रोप्रिएट क्लाइमेट एक्शन वो लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्लाइमेट की बात करें तो नेचुरल वेरिएबिलिटी और एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज की है, और यहाँ पे आप ले सकते हो एमिशन और लैंड यूज चेंज है, और सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसमें पाथवेज है, अडाप्टेशन, मिटिगेशन एक्शन है, गवर्नेंस है। इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो रिस्क कितना है, वनरेबिलिटी, हजार्ड और एक्सपोजर, ऐसा कुछ रहता है इनका। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये पार्ट है 2 नेशनल मिशन का जिसका नाम है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे एक सब पॉइंट है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम NMSHE। इसका एम है ये प्रिवेंट करता है मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर और प्रोटेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी उस रीजन में। नेशनल मिशन जो स्ट्रेटेजिक नॉलेज पे है क्लाइमेट चेंज की, वो एक डायनामिक और वाइब्रेंट नॉलेज सिस्टम इन्फॉर्म करती है और सपोर्ट करती है नेशनल पॉलिसी और एक्शन जो कि रिस्पॉन्ड करता है इफेक्टिवली क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस पे, और ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता नेशन ग्रोथ गोल्स पे। इसके अलावा रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है आपका 5th असेसमेंट रिपोर्ट पे जो बेस्ड है इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्लाइमेट चेंज पे, जिसमें IPCC AR5 है 2014 का। ये डिफाइन करती है रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज जो इंटरसेक्ट करती है हजार्ड, एक्सपोज और वनरेबिलिटी में। इस पे बात कर लेते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स क्या है, पूछा जा सकता है UPSC में। ये जर्मनी का एक बेस थिंक टैंक है जिसका नाम है ग्रीन वॉच। वो ये इंडिकेट करता है लेवल ऑफ एक्सपोजर और वनरेबिलिटी जो एक्सट्रीम इवेंट पे जाता है।
वो कंट्रीज जो अंडरस्टैंड करती है वार्निंग को और ये प्रिपेयर करती है फ्रीक्वेंट और मोर सीवियर इवेंट्स इन द फ्यूचर। CRI 2021 में डेटा जो गैदर करते हैं 180 कंट्रीज से करते हैं, जो एनालाइज होता है। इंडिया ने अप्रूव करा है रैंकिंग 5th CRI 2020 से लेके 7th CRI 2021। NAPCC जो है 2008 में इंडिया ने अनाउंस करा है NAPCC, जो कि इंक्लूड करता है 18 एम्बिशियस गोल, जो कि सेटअप करता है कंट्री जो टैकल करता है क्लाइमेट चेंज। NAPCC में अगर बात करूं, पहला है नेशनल सोलर मिशन, सेकेंड है नेशनल मिशन ऑन एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, थर्ड है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, फोर्थ है नेशनल वाटर मिशन, फिफ्थ है नेशनल मिशन फॉर ई ग्रीन इंडिया, सिक्स्थ है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, सिक्स्थ है नेशनल मिशन फॉर स्ट्रैटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये क्रिएट करता है WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम 1988। करंटली 195 मेंबर्स है इसके। प्रोवाइड करता है रेगुलर असेसमेंट साइंटिफिक बेसिस का जो क्लाइमेट चेंज पे है। इम्पैक्ट करता है फ्यूचर रिस्क और ऑप्शन जो एडिक्वेट चीज़ों पे बात करता है और मिटिगेशन की बात करता है। इंडिकेटर्स जो असेसमेंट किए 14 है यहाँ पे। सोशो इकोनॉमिक लाइवलीहुड, पहला है परसेंटेज बिलो रहता है पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन का, सेकंड है शेयर ऑफ इनकम जो नेचुरल सोर्सेज रहती है, थर्ड है वुमेन पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में रहता है। एग्रीकल्चर की बात करें तो शेयर ऑफ हॉर्टिकल्चर होता है यहाँ पे एग्रीकल्चर में। सेकेंड है आप फिफ्थ है इसका पॉइंट वो है मार्जिनल और स्मॉल होल्डिंग होती है। सिक्स्थ है ईल्ड अवेलेबिलिटी जो वेरिएबिलिटी होती है फूड ग्रेन्स की बहुत होती है। सेवन्थ है एरिया जो रहता है वो क्रॉप इंश्योरेंस के अंडर रहता है। फिर एट्थ है आपका रेन फेड एग्रीकल्चर में रहता है एरिया। नाइन्थ है बायो फिजिकल, इसमें लैक ऑफ फॉरेस्ट एरिया जो होता है पर 1000 रूरल पॉपुलेशन में होता है। तो अगर बात करें 10th और 11th पॉइंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन पे रहता है। तो 10th पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नरेगा, 11th है रोड एंड रेल कनेक्टिविटी, 12, 13, 14 जो है वो हेल्थ पे है। आपका डेंसिटी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, वेक्टर बोर्न डिजीजेस और वाटर बोर्न डिजीजेस। तो की फाइंडिंग क्या है यहाँ पे, स्टेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स इंडिकेट करता है बड़े सारी चीज़ें जो रेंज करती है 0.42 से 0.65 और 67, जिसका मतलब है जितनी भी स्टेट है वो डील करती है कंसर्न्स रिलेटेड वल्नरेबिलिटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पे इंडाइसिस जो है वो इंडिकेट करते हैं स्मॉल रेंज 0.34 से लेके 0.75 तक का। असम, बिहार, झारखंड जिसमें 60 डिस्ट्रिक्ट है, रिकवर करता है 60 डिस्ट्रिक्ट को इस कैटेगरी में जो हाईली वनरेबल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। इसके अलावा वनरेबल इंडेक्स जो है ये इंडेक्स रिलेटेड मेजर पे होते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट है स्टेट है वो वनरेबल है, बट कुछ रिलेटिवली कम वनरेबल है या ज़्यादा वनरेबल है, और यहाँ पे उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अडेप्टेशन और इंटरवेंशन। तो आप देख सकते हो वनरेबिलिटी इंडेक्स में रिलेटिवली हाई वनरेबिलिटी है जिसमें 8 स्टेट्स आते हैं 0.58 से लेके 0.67। रिलेटिवली मॉडरेट में जो है वो 0.5 से लेके 0.58 तक है, और लो की बात करें तो 0.42 से 0.5 तक है। तो जैसे सदर्न स्टेट देख लो, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और ब्लू की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैप पे जो ब्लू है वो आपका मॉडरेट है, जैसे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और JNK। बाकी जो आपका हाई में है वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम, हाई वनरेबिलिटीज़। और क्या चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। पहला इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट एग्रीकल्चर में क्या इफेक्ट आया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वनरेबिलिटी असेसमेंट लिया गया है नेशनल इनोवेशन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में, ICARE, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की फाइंडिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज एग्रीवेट करता है प्रॉब्लम जैसे लैंड डिग्रेडेशन, मार्केट वोटेलिटी, राइजिंग इनपुट कॉस्ट, स्लो रिस्पॉन्स जो एडिट करता है इनपुट्स, हिंडर करता है एग्रीकल्चर ग्रोथ, रेन फेड राइस ईल्ड जो प्रोजेक्ट करता है रिड्यूस करता है मार्जिनल 2.5 से, और इरिगेटेड राइस ईल्ड जो 7% से होते हैं 2050 में। फर्दर ईल्ड जो होता है वीट ईल्ड वो रिड्यूस करता है 6 to 25%।
2100 और मेज यील्ड है 18 to 23%। मैक्सिमम टेम्परेचर जो एक्सपेक्टेड है वो इंक्रीज़ होगा 1 से लेकर 1.3 डिग्री 256 डिस्ट्रिक्ट में, और 1.3 से 1.6 डिग्री 157 डिस्ट्रिक्ट में। प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स की, लाइफ स्टॉक, फिश, वो इफेक्ट करेगी इम्प्लीकेशन फॉर फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। इंडियन थर्ड बायनल रिपोर्ट जो UNFCCC है, बायनल अपडेट रिपोर्ट जो इंडिया ने है, वो कह रहे हैं कि जो ट्रैक है उसको वॉलंटरी डिक्लेरेशन होना चाहिए, मीट करना चाहिए इसके, और रिड्यूस करना चाहिए एमिशन इंटेंसिटी GDP 20 से लेके 25% फ्रॉम 2005 से लेके लेवल बाय 2020, कि मतलब 2005 से 2020 मतलब 15 साल में हमें 20 से 25% रिड्यूस करा है हमने। इस रिपोर्ट में क्या और है, ये रिपोर्ट सबमिट करी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि फुलफिल करता है रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन। ये आता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। BR3 रिपोर्ट जो है इंडिया ने कहा था कि ये ट्रैक है और मीट करता है वॉलंटरी डिक्लेरेशन, रिड्यूस करता है एमिशन इंटेंसिटी जो होती है GDP की 20 से 25% जो होता है 2005 के लेवल से। इसके अलावा की अचीवमेंट की बात करें तो इंडिया एमिशन जो इंटेंसिटी है GDP की वो रिड्यूस हुई है 24% से बिटवीन 2005 से 2016 तक। इंस्टॉल कैपेसिटी सोलर एनर्जी की इंडिया में जो इंक्रीज़ हुई है वो 14 टाइम्स हुई है 36.91 गीगावाट नवंबर 2020 में। क्यूमुलेटिव रिन्यूएबल पावर जो इंस्टॉल हुई है कैपेसिटी वो एक्सक्लूड करती है हाइड्रो अबव 25 मेगावाट, और ये इंक्रीज़ हुआ है 2.56 टाइम्स जो कि हुई है 90.39 गीगावाट नवंबर 2020 में। फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात करें तो ये इंक्रीज़ हुआ है 1.65% से बिटवीन 2015-2019। परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड स्कीम जो है वो आपका एफिशिएंसी इंडस्ट्री में रिजल्ट करता है। टोटल सेविंग इसका अप्रॉक्सीमेटली आता है 13.28 मेगाटन। रिडक्शन देता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और एमिशन जो है वो अचीव होता है। यहाँ पे एक्सपेंशन होता है हॉर्टिकल्चर सिस्टम में, राइस इंटेंसिफिकेशन और नीम कोटेड यूरिया। और इसके अलावा यहाँ पे जो आप देख सकते हो बॉक्स इंडियन INDCS, इसमें पहला आता है एनर्जी एफिशिएंसी जो होता है। की बात करें तो 31 मिलियन है जो कि 5 साल का है 2012 से लेकर 2017 तक, और प्रमोट करता है एनर्जी एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी और बिहेवियर्स। सेकेंड है एमिशन रिडक्शन होता है, यहाँ पे टारगेट जो है 33% से 35% 2005 से 2030। फाइनेंशियल रिसोर्सेज और कॉम्बैट करता है क्लाइमेट चेंज को। 2.5 बिलियन जो है ट्रिलियन है यहाँ पे अमाउंट जो है, पहले 2.5 ट्रिलियन का है 2015 से लेकर 2030 तक है। ये एरर है इसमें, जिसमें नेशनल क्लीन एनवायरनमेंट फंड जो है उसमें 170 बिलियन का है, ठीक है। एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएशन जो है 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन्स का है CO2 इक्विवेलेंट है ये एडिशनल फॉरेस्ट कवर का। क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन की बात करें तो यहाँ पे नेशनल अडेप्टेशन है फंड जिसका कॉर्पस है 3500 मिलियन, जो यहाँ पे काम आता है इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में वनरेबल सेक्टर्स पे। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन है, ये इंक्रीज़ करता है शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जो 40% रहता है एनर्जी मिक्स 2030 तक। इंक्रीज़ करता है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन फ्रॉम 30 गीगावाट बाई 2016-17 और 175 गीगावाट बाई 2021 to 2022। अदर में आता है लो कार्बन इंटेंसिव लाइफस्टाइल या सस्टेनेबल लिविंग से होती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो तो ये मीट करता है रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट जो अपहिल टास्क रहता है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है एनर्जी पे ट्रेड डेफिसिट जो होता है 83 गीगावाट पे रहता है, और RE अगेंस्ट रहता है टारगेट 175 गीगावाट और अचीव करता है दिसंबर 2022। इंडिया का करंट इंस्टॉल RE कैपेसिटी है 93 गीगावाट, और रिसेंटली जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो पैक्ड होता है 450 गीगावाट बाई 2030। टारगेट स्टेटस ऑन RE की बात कर लें तो यहाँ पे नेशनल सोलर मिशन जो टारगेट है वो है 100 गीगावाट का सोलर एनर्जी का। रूफटॉप सोलर एनर्जी जो टारगेट है यहाँ पे 40 गीगावाट की है, और विंड एनर्जी की 60 गीगावाट, ठीक है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो लॉन्च हुआ था 2015 और 16 में, उसका
एग्जीक्यूशन रेन्यूएबल एनर्जी जो रिमोट लोकेशंस होती है वो 9700 किलो मीटर की थी सर्किट में। पर करंट स्टेटस की बात करें तो नेशनल सोलर मिशन जो 100 की बात कर रहा था, अभी इवेंचुअली 39 गीगावाट आ रहा है जो इंस्टॉल हुआ है। रूफ टॉप की बात करें तो यहाँ पे 40 का टारगेट था, लेकिन 4.5 है, 4.4 गीगावाट है। विंड एनर्जी की बात करें तो 37.7 है, मतलब आधा ही हो गया, आधे से थोड़ा ज़्यादा हो गया, 60 गीगावाट, और यहाँ पे करंट स्टेटस में 37 हो गया। ग्रीन जो है कॉरिडोर वो उसका टारगेट था 9700, लेकिन हमने 7365 किलोमीटर अचीव करा है। इसके अलावा यहाँ पे जो टारगेट है वो हम और देख लेते हैं। रिलेटेड न्यूज़ की बात कर लेते हैं। मीटिंग रिन्यूएबल एनर्जी टास्क जो है अब फेल होता है, और यहाँ पे हमने ये डिस्कस कर लिया था। अदर ग्लोबल इनिशिएटिव रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं हम। यूरोपियन क्लाइमेट चेंज की बात करें तो EU मेंबर स्टेट ने एक अग्रीमेंट रीच करा है जिसका नाम है यूरोपियन क्लाइमेट लॉ, जो कि इंस्टाइन करता है EU कमिटमेंट और रीच करता है क्लाइमेट न्यूट्रलिटी बाय 2050। पार्टीज जो है एक अग्रीमेंट पे रीच होती है और रिड्यूस करती है नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और ये 55% से होती है बाय 2030 कंपेयर टू 1990 लेवल। नए लॉ के साथ जो टारगेट है वो लीगल ऑब्लिगेशन बनाएगा EU और उसके मेंबर स्टेट्स के। NZ है लॉन्च करेगा वर्ल्ड का फर्स्ट क्लाइमेट, जो कि चेंज करेगा रूल्स को। यहाँ पे न्यूजीलैंड पहला कंट्री बन गया था जिसने लॉ इंट्रोड्यूस करा था जो रिक्वायर करता है फाइनेंशियल फर्म जैसे बैंक, इंश्योरेंस हो गया, फंड मैनेजर हो गया, जो एक्सप्लेन करते हैं कि वो कैसे मैनेज करते हैं क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क और अपॉर्चुनिटी। कंट्री को चाहिए कार्बन न्यूट्रल बाय 2050 और यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर को पे करना पड़ेगा स्टार्ट। ये लॉ बड़ी सारी चीज़ें लाता है जैसे क्लाइमेट रिस्क हो गया, रेजिलेंस हो गया, हार्ट ऑफ फाइनेंशियल एंड बिजनेस डिसीजन मेकिंग हो गया। इंडिया US क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव, यहाँ पे इंडिया US क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप जो लॉन्च हुई थी, वर्चुअल लीडर समिट होगी क्लाइमेट पे। ये समिट एक पार्ट है सीरीज ऑफ ग्लोबल मीटिंग जो फोकस करता है क्लाइमेट इशू पे, और ये हेल्ड होता है रन अप टू UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26। ऑल्सो US सबमिट करता है नया टारगेट जो एम करते हैं रिड्यूस करते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 50% बिलो 2005 लेवल्स। इंडिया US पार्टनरशिप जो है 2 मेन ट्रैक पे आ रहा है, स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप और क्लीन एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, जो कि सब्स्यूम करेगा रेंज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस। जॉइंट इनिशिएटिव एम करता है मोबिलाइज करता है इन्वेस्टमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन, क्लीन टेक्नोलॉजी और इनेबल करता है ग्रीन कोलैबोरेशन। और अदर इंडियन US क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव क्या है यहाँ पे, पहला है पार्टनरशिप एडवांस करता है क्लीन एनर्जी को, पेस लॉन्च हुआ था 2009 में। इसका एम सिंपल है कि एस्केलेट करता है इंक्लूसिव लो कार्बन ग्रोथ और सपोर्ट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है US इंडिया क्लीन एनर्जी फाइनेंस जो है एक्सेस देता है क्लीन एनर्जी को और अंडरसर्व करता है कुछ रीजन्स इंडिया के। यहाँ तक अभी मैं यहाँ तक ही फिनिश करा रहा हूँ। नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे 4.2 से, जो कि पोल्यूशन से है। तो हमने इसका एक पार्ट पूरा कवर कर लिया है। अगर आपको सोशल मीडिया में कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप इंस्टाग्राम पे ये UPSC राजेश विद राहुल पे आप फॉलो अप कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगेन टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप सीधा लिंक से कनेक्ट हो जाओगे और आपको अपडेट्स आते रहेंगे।